साल जो होते हैं वो उन्हें बोरिंग पीरियड लगते हैं और यही टाइम पेशेंस का असली टेस्ट होता है, क्योंकि कंपाउंडिंग का जो असली जादू है वो 1, 3 या 5 साल में नहीं बल्कि ये दिखता है 7वें साल के बाद। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि जल्दी निकल जाने पर कैसे कर रहे हैं आप अपना नुकसान और क्या है निवेश का 7 साल का नियम और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग कैसे दिखाता है अपना कमाल। शो में हमारे साथ इस वक्त है फिनफिक्स की फाउंडर प्रवीण वाजपेयी, साथ ही सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे भी हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए। पूजा आपका भी और प्रवीण आपका भी। तो कुल मिला के रिपोर्ट तो थोड़ी ऐसी है जिस पर बात करनी चाहिए और इसीलिए हम लोग आज इस पर बात भी कर रहे हैं कि 90% लोग ऐसे हैं जो अपने पेशेंट टेस्ट में फेल हो जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अब पैसा नहीं बढ़ रहा है तो इससे अच्छा निकाल के शॉर्ट टर्म के अपने कोई गोल पूरे कर लिए जाए। ऐसे में प्रवीण, इस रिपोर्ट में और ऐसी कौन सी बात है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए? ये सिर्फ 90% लोगों की जो आदत है उतना ही भर है, या फिर कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़ा एक वेल्थ क्रिएशन या यूं कहें तो अमीर बनने का मौका गंवा रहे हैं? नमस्कार स्मिता, आई थिंक आपने बिल्कुल ठीक कहा। एज इंडियंस आई थिंक हम लोगों का जो प्राइमरीली माइंडसेट है वो एक फिक्स डिपॉजिट वाला माइंडसेट है, जहां हमें हर साल एक सर्टेन गारंटी के साथ 6-7% रिटर्न मिल ही जाता है। एंड उस माइंडसेट को बड़ी मुश्किल से निवेशक चेंज करके म्यूचुअल फंड्स की तरफ आते हैं। एंड यूजुअली जब वो इन्वेस्टमेंट चूज करते हैं या उनको दिखाई जाती है तो ऑब्वियसली उनको पॉजिटिव रिटर्न्स ही दिखाए जाते हैं कि 15-20% के रिटर्न बन जाते हैं म्यूचुअल फंड्स में। और यहीं से उनकी शुरुआत थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो सीधा वो 15-20% रिटर्न देख रहे होते हैं। पर जो वो जर्नी है स्मिता, वो बड़ी कठिन है। एंड उस जर्नी की शुरुआत पे अक्सर निवेशक थोड़े से हताश हो जाते हैं, शुरू में ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट्स हमें बहुत उतार चढ़ाव के थ्रू लेके जाती हैं। यहाँ पे हमें लीनियर कंपाउंडिंग देखने को नहीं मिलती है। ये नॉन लीनियर कंपाउंडिंग का एक प्रोडक्ट है, बिकॉज मार्केट रिलेटेड है। और साल या 1.5 साल 2 साल में अगर उनको बहुत हल्के या नेगेटिव रिटर्न्स दिखते हैं तो उनको लगता है कि उनने गलती कर दी, और एक डेफिनेटली जनरल माइंडसेट होता है कि इससे ज्यादा मुझे रिटर्न एफडी में मिल जाते। तो यहाँ पे बड़ा जरूरी है कि शुरू में ही आप अपने एक्सपेक्टेशंस को सेट राइट करके चले। हम ज्यादा रिटर्न की उम्मीद डेफिनेटली बांधते हैं स्मिता, बट हमें उस जर्नी के बारे में पता होना चाहिए वो कि सीधी एक लाइन में ऊपर नहीं जाने वाला है, हमें उतार चढ़ाव से निकल के ही चलना है। एंड आई थिंक जो निवेशक आ रहे हैं उनको मिनिमम एक 5 साल के लिए मतलब सोच के चलनी है ये चीज कि हमें अपने निवेश से नहीं निकलना है। और आई थिंक वो उनका फर्स्ट बेंचमार्क होना चाहिए। एंड विदाउट कंपैरिजन बाकी उनके आजू बाजू क्या लोग कर रहे हैं उसके, विदाउट लुकिंग एट ऑल दैट, उनको अपने निवेश के ऊपर फोकस करते हुए डटे रहना चाहिए मार्केट्स में ड्यूरिंग द डाउन टर्न्स। जी बिल्कुल। इन बातों का ख्याल रखना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन फिर भी आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है? पूजा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं आप, जरूर आपके पास भी लोग ये कहते हुए आते होंगे कि आप देखिए अब कुछ हो नहीं रहा, आपने जो इन्वेस्टमेंट करवाया था उसका उतना रिटर्न मिल नहीं रहा जितना हमें लगा था, तो क्या हम इससे बाहर निकल जाए? इस तरीके के क्वेश्चन जनरली मुझे लगता है कि कुछ लोग तो जरूर आपसे आके पूछते होंगे। तो ये निवेश बीच में रोकने का सबसे बड़ा रीजन आप क्या देखती हैं पूजा? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच स्मिता एंड प्रबलीन, आपको भी हेलो। मेरे हिसाब से प्रबलीन ने भी जिस हिसाब से कहा मैं उसी को कंटिन्यू करूंगी। आई थिंक स्मिता, इन्वेस्टर बिहेवियर जो है वो कहीं ना कहीं हर्ड मेंटालिटी पे चलता है कि इन्होंने ये किया तो मैं भी ये करूंगा। वो कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रांग नहीं है। आई थिंक हम ये कार्यक्रम की वजह से काफी लोगों को ये बेसिक समझाने की कोशिश करते ही हैं, लेकिन टाइम एंड अगेन वो रिमाइंडर्स देने जरूरी है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि क्या वो वजह होती है, तो मेरे हिसाब से मैं तो एक ही वजह देख रही हूँ कि पिछले एक ही साल को अगर हम देख लें तो एक ही साल के अंदर हमने देखा कि इक्विटी ने, निफ्टी ने 2-4% रिटर्न दे दिया सिर्फ सिंगल डिजिट। सामने दूसरे एसेट क्लासेस ने, जो कमोडिटीज है, हमने देखे गोल्ड सिल्वर ने डबल डिजिट रिटर्न्स देख लिए। तो निवेशकों को काफी टाइम ये ख्याल आया कि क्या हमें एसआईपी से पैसा निकाल के अब गोल्ड में डालना चाहिए, क्या अब गोल्ड में भी पैसा जो पड़ा है उसको निकाल के सिल्वर में डालना चाहिए। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक जब माहौल इस तरीके से होता है कि कोई और एसेट क्लास ने अच्छा रिटर्न दे दिया तो वो लोग बने नहीं रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट जो है एसआईपी का या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का, इसको बहुत बेसिक लेवल पे समझाने की बहुत जरूरत है। और मैं बेसिक लेवल पे हमेशा स्मिता एक ही बात बोलती हूँ, एक ही एग्जाम्पल बोलती हूँ कि जब हमें कोई पेड़ उगाना होता है
तो हम पहले वो बीज बोते हैं, जब बीज बोते हैं तो वो इमीडिएटली 1 या 2 साल के अंदर तो पेड़ नहीं बन जाता है, राइट। उसको सालों लग जाते हैं पेड़ बनने के लिए, उसे पानी देना पड़ता है टाइम एंड अगेन, उसको ध्यान रखना पड़ता है। फिर काफी साल बाद वो पेड़ बनता है, उसके बाद फल फूल सब आपको उस पेड़ से जो रिटर्न्स मिलने हैं वो बाद में मिलते हैं। और इस बीच इतने सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी चेंजेस होते हैं। सिमिलरली आप एसआईपी कर रहे हैं, जैसे प्रबलीन जी ने भी कहा, 5 साल का सोच के हमें गोल्स को लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लान करके ही एसआईपी में एंटर करना है। एंड एक और मिस्टेक यहाँ पे स्मिता ये है, कहीं ना कहीं जो एसआईपी की फ्लेक्सिबिलिटी है ना, कि आप उसमें से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, उसमें कोई लॉक इन नहीं है। ये फ्लेक्सिबिलिटी जो पॉजिटिविटी दे रही है, एट द सेम टाइम इस वजह से काफी लोग बने नहीं रहते कि अभी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि इट इज इजी लिक्विडिटी। तो कहीं ना कहीं जहां के माध्यम से आप एसआईपी कर रहे हैं, आपके कोई फाइनेंशियल प्लानर है, एक्सपर्ट हैं, आप प्लीज उनसे समझिए कि एसआईपी से जल्दी निकलने में क्या नुकसान हो सकते हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा पेशेंस ही तो रखना है, और अगर आप वो रखते हैं तो भी, जैसा कि बहुत अच्छी तरीके से पूजा ने बताया कि एक पेड़ को भी फल देते देते कितना टाइम लगता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपाउंडिंग का जो फायदा आप चाहते हैं वो मिलने में आपको टाइम लगेगा। ऐसे में जिस नियम की हम बात स्टार्टिंग से की हमने प्रबलीन, 7 साल का वो नियम, जब कंपाउंडिंग का असर वाकई में आपके पोर्टफोलियो में दिखना शुरू हो जाता है, ये कितना असरदार होता है, और उसको जरा आप अगर समझाएं कैलकुलेशन के हिसाब से, तो मुझे लगता है लोगों को और अच्छे से समझ में आए। जी, जी, बिल्कुल स्मिता। मार्केट में मेरे ख्याल से मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि आपको दुःख और सुख दोनों सिचुएशंस में, जैसे हम अपनी फैमिली का, फ्रेंड्स का साथ देते हैं, आपको मार्केट्स का साथ भी दुःख में नहीं छोड़ना है, यानी कि जब मार्केट्स डाउन टर्न में होती हैं। पर अगर हम एक एग्ज़ाम्पल के तरीके से इस चीज़ को समझें, हम एक मिड कैप 150 इंडेक्स का अगर एग्ज़ाम्पल लें, जो एक मिड कैप का जो मेन इंडेक्स है मार्केट्स का, हमने देखा था कि 2018 का एक पीरियड, शुरुआत जब हुई थी, तो 2020 तक मार्केट का जो ये मिड कैप इंडेक्स था, इसने काफी गिरावट झेली, इसने 44% की गिरावट झेली। उसके बाद 2021 से लेके 2022 का एक पीरियड था, अक्टूबर से लेके जून 2022 तक का, जब करीबन 21.5% की इसमें गिरावट आई। और उसके बाद सितंबर 2024 यानी कि लास्ट ईयर से इस साल फरवरी तक अगेन ये 21% गिरा है। तो यानी कि उतार चढ़ाव इस इंडेक्स में इस पूरे टाइम बना रहा। अब अगर किसी ने शुरुआत की हो स्मिता अपनी निवेश की, मान लीजिए 2017 के दिसंबर में, यानी कि वो 2018 की जो करेक्शन फेज से थोड़ा पहले उनने शुरुआत की, तो उनकी 1 साल की जो एसआईपी होती, जो दिसंबर 2017 से दिसंबर 2018 तक जो उनको रिटर्न दिखते, वो नेगेटिव 11.24% रिटर्न्स दिखते। यानी कि ऐसे में वो डेफिनेटली घबरा जाते कि मेरा निवेश पूरा नेगेटिव में चल रहा है, मेरे रिटर्न बने तो बिल्कुल ही नहीं है, और उल्टा मेरा पैसा घट गया है। अगर वो पेशेंस रखते और 2 साल के लिए निवेश में बने रहते 2017 से 19 तक, तो भी उनका निवेश नेगेटिव में ही रहता, बट उनका रिड्यूस हो गया होता, जितना नेगेटिव कंपोनेंट है, नेगेटिव 1.38। अब हम इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और 7th ईयर पे आते हैं, तो यहाँ पे उस सेम एसआईपी को कंटिन्यू करने पे उनके जो रिटर्न्स होते हैं वो +25% होते, यानी कि पिछले साल दिसंबर तक, 2024 दिसंबर तक 7 ईयर का पीरियड कंप्लीट हो गया होता। और आप स्मिता ये देखिए कि इस पूरे दौरान मार्केट्स कितनी बार गिरी हैं। इनफैक्ट पिछले साल सितंबर से दिसंबर तक भी हमने गिरावट देखी है। तो जो पेशेंस है एसआईपी इन्वेस्टिंग का, वो एक अलग किस्म का है। आपको नेगेटिव रिटर्न, रेड अपने पोर्टफोलियो में देख के हताश होके उससे निकलना नहीं है, आपको बने रहना है, एंड मार्केट के अप एंड डाउन दोनों को एक्सेप्ट करना है। इनफैक्ट स्मिता, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो निवेशकों के लिए है कि आप जब मार्केट्स गिरी हैं, आप अपना एसआईपी डेफिनेटली कंटिन्यू करिए। अगर आपको रोकनी है कभी, तो आप अच्छे टाइम में, जब बहुत चढ़ रही है, तब चाहे रोक लीजिए, बिकॉज तब आप यूनिट्स को महंगे दाम पे खरीद रहे हैं। बट आप नेगेटिव मार्केट्स में, डाउन टर्न्स में कतई अपनी एसआईपीज को ना रोके। ये आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर दर्शकों को बताई, और मुझे लगता है कि उनको ये चीज़ याद रखनी चाहिए, क्योंकि जाहिर तौर पर हम ऐसा ही देखते हैं कि जब मार्केट नीचे की तरफ होते हैं, तब कहीं ना कहीं घबराकर वो अपनी जो एसआईपी है वो रोकने लगते हैं, और मार्केट जब बहुत ऊपर रहता है तो लोगों को लगता है कि अब तो बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। लेकिन रिटर्न का ये ट्रैप क्या है पूजा, और क्या आपको लगता है कि वाकई निवेशक सिर्फ इसी के पीछे भागते हैं?
मैं इसको हाँ ही बोलूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी भी इन्वेस्टर से आज बात कर ले, वो पहले देखेंगे कि मुझे 15% मिला, मुझे हाँ 18% मिला, अरे मुझे तो सिर्फ 8% मिला। सो रिटर्न्स को समझने की जरूरत है कि रिटर्न जो है ना वो हर साल आपको अलग रिटर्न्स मिलते हैं। किसी साल जैसे प्रवीण जी ने भी एक एग्जाम्पल दिखाया, -11.5% था, फिर 1 डिजिट था, उसके बाद सीधा 20%। इन्वेस्टर्स को या निवेशकों को एक शिफ्ट लाने की जरूरत है यहाँ पे स्मिता, के जब जब मार्केट्स नीचे है ना, तब आप रिटर्न्स मत देखें, आप यूनिट्स देखें। कि आपने एक साल में भले ही -11% रिटर्न देखा, बट आपने वही एक साल में कितने ज्यादा यूनिट्स कमा लिए। अल्टीमेटली जो पूरा गेम है वो यूनिट्स का है, क्योंकि आप जब पैसा निकालेंगे तब आपके पास कितने यूनिट्स जमा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेरे हिसाब से ये शिफ्ट ले आना बहुत जरूरी है इन्वेस्टर्स में, कि जब मार्केट्स नीचे है तभी तो, अगर आप हो सके तो जो ऑलरेडी एसआईपी चल रही है उसमें आप एडिशनल अमाउंट भी निवेश करें। सो ये एक इम्पोर्टेंट चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी। और दूसरा, रिटर्न्स को है ना, काफी टाइम ऐसे भी होता है स्मिता कि किसी फंड ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, या किसी कैटेगरी ने, समझो फॉर एग्जांपल कोई सेक्टर या कोई स्मॉल कैप ने अच्छे रिटर्न्स दे दिए, तो सारे के सारे इन्वेस्टर्स फिर उसमें निवेश करना शुरू करते हैं। तो उन्हें ये समझने की जरूरत है कि ये सब सिक्लिकल होते हैं, उसने रिटर्न दे दिए, तो शायद जिसमें रिटर्न नहीं आया और जिसमें आप बने हैं उसकी रिटर्न्स अब आने को है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई रिटर्न ये दे रहा है और अब मैं उसमें शुरुआत करूंगी तो वो मुझे सेम रिटर्न्स मिलने कोई कोई गारंटी नहीं है। बेसिकली आपको निवेश करते वक्त दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए अक्रॉस एसेट क्लास, ऑब्वियसली इक्विटी, डेट और गोल्ड। एंड ऑल्सो इक्विटी में अक्रॉस मार्केट कैप, जैसे लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, थोड़ा बहुत आपने स्मॉल कैप ले लिया, थोड़ा स्ट्रैटेजी में वैल्यू या ग्रोथ स्ट्रैटेजी ले लिया, तो मोटा मोटी आपके फंड में सब कुछ आपके फंड में वो आ जाता है पूरा कंपोनेंट। एंड दूसरी बात के एसआईपी के रूट से अगर हम जा रहे हैं, तो जो रिटर्न्स है या जो कंपाउंडिंग है जिसका आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो आपको इनिशियल ईयर्स में वैसे ही कम दिखेंगे। आपको अभी अगर आपने लास्ट ईयर शुरू किया होगा तो लास्ट ईयर तो वैसे ही काफी कुछ रिटर्न्स देंगे, तो वो लोग देखेंगे तो उनको लगेगा अरे मेरा तो एक साल से एसआईपी जा रहा है, कोई रिटर्न्स ही नहीं है। आपको एसआईपी में एंटर कर रहे हैं, इक्विटी एसेट क्लास में एंटर कर रहे हैं, आप उसको मिनिमम 3 साल तो देखे ही नहीं, क्योंकि आपने बराबर डाइवर्सिफाई किया है, मार्केट कैप्स पर बराबर अपने पोर्टफोलियो में डाले, तो देखना ही नहीं है। 5 साल के बाद एक्चुअली रिटर्न बनने शुरू होते हैं। और जैसे आज हम जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं स्मिता, 7 साल, 7 साल एक्चुअली लगता है कंपाउंडिंग को दिखने के लिए, कि आपके पोर्टफोलियो में वो 2 गुना 3 गुना जो पैसा बनता है ना, तो रिटर्न्स एक्चुअली तब आएंगे। इनफैक्ट अगर ये एक साल में अगर आपके पोर्टफोलियो ने 10-15% या 20% भी रिटर्न दे दिया, तो भी खुश नहीं होना है कि यही रिटर्न मिलने वाला है। शायद नेक्स्ट ईयर कम होगा, माइनस होगा, आपको एवरेज देखना है। एवरेज क्या देखना है, 5 साल के आपके कितने एवरेज हो गए रिटर्न। तो 7 साल का जो ये पूरा एक आंकड़ा है कंपाउंडिंग का, उसके बाद ही एक्चुअल में आपको अच्छे अच्छे जो रिटर्न्स हम कहते हैं वो देखने तब मिलेंगे। तो एक ही बात है, हमें टाइम नहीं करना है मार्केट को, हम कितने टाइम रह सकते हैं मार्केट में, इस पे ध्यान देना है। एग्जैक्टली तो टाइम का पावर वर्सेस रिटर्न का पावर, ये बहुत अच्छी तरीके से मुझे लगता है कि आपको पूजा ने समझाया कि बेसिकली अगर आपको बेहतर रिटर्न चाहिए तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा। अब यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो समझाएंगे कि कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक बेस्ट फॉर्मूला हो सकता है, जिसको अपनाकर आप बहुत बेहतर तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों लोग बीच में छोड़ देते हैं अपना निवेश, जब उनको पता है कि कंपाउंडिंग का फायदा तभी मिलेगा जितना टाइम वो अपने निवेश को देंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, प्रबलीन वाजपेयी और पूजा बिंडे। प्रबलीन, एक और जो बहुत सारे लोगों के मन में हमेशा सवाल रहता है और उसको लेकर बड़े डाउटफुल भी वो रहते हैं कि SIP करें या लमसम करें, कौन ज्यादा बेहतर है? लोगों का कंफ्यूजन ये भी दूर कीजिए बता के। जी, मेरे ख्याल से स्मिता, अक्सर लोग इन 2 चीज़ों को डिफरेंट प्रोडक्ट्स की तरह ही ऑलमोस्ट कंसिडर करने लगते हैं, जबकि ये सिर्फ़ 2 डिफरेंट मीडियम्स हैं निवेश करने के। और इसको अगर हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझना चाहते हैं, तो इसको हमें स्पेंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहिए। अगर आज मान लीजिए कि मेरे पास एक मुश्त पैसा है और अच्छा लमसम है और मेरे को कुछ खरीदना है, तो मैं उसको एक गो में डाउन पेमेंट अपनी कैश दे के भी कर सकती हूँ और हम उस चीज़ को EMI पे भी उठा सकते हैं। वैसे ही जो SIP वर्सेस लमसम है, इसका जो मेन डिसीजन है वो आपके कैश फ्लोज पे डिपेंड करता है कि अगर आप सैलरीड हैं तो बहुत निवेशक प्रेफर करते हैं कि वो कुछ मंथली इन्वेस्टमेंट कर सके। हमारे इतने क्लाइंट्स हैं जो बिजनेस करते हैं, तो वो प्रेफर करते हैं कि वो लमसम डालें, बिकॉज उन लोगों को हर महीने दे से कि हमारा रेगुलरिटी ऑफ इनकम डिफरेंट होता है उनका। सो पहला तो ये डिसीजन एक कैश फ्लो रिलेटेड डिसीजन है, तो इसमें सिर्फ रिटर्न्स का लेना देना नहीं है, आपका कंफर्ट है कि आपका क्या बैकग्राउंड है। इन टर्म्स ऑफ अगर हम रिटर्न्स की बात करें, तो स्मिता, आपके SIP रिटर्न्स और आपका जो लमसम रिटर्न है उसमें अल्टीमेटली कंपाउंडिंग दोनों में काम करेगी। आपको अच्छे बेहतर रिटर्न दोनों में मिल सकते हैं, पर जो हमारे बेसिक कुछ प्रिंसिपल्स हैं निवेश के वो हमें सेम रखते हैं। बिकॉज आज हम लमसम लगाएं और हम 6 महीने बाद घबरा के उससे निकल जाएं, तो हमारी लमसम निवेश का भी हमें उतना एडवांटेज नहीं होगा। थर्डली स्मिता, ये डिसीजन इस चीज पे भी डिपेंडेंट है कि हमारा टाइम होराइजन कितना है। मान लीजिए हमें अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए 4 साल में पैसा चाहिए, तो अगर आज हम बहुत ज्यादा रकम भी मंथली लगाना चाहें और उस पे बड़े रिटर्न्स की हम अपेक्षा करें, तो भी शायद हम SIP के माध्यम से बहुत ज्यादा वहां पे गैदर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपका होराइजन थोड़ा कम है, तो आपके लमसम निवेश थोड़ा बेहतर हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स वहां आप बहुत हाई रिस्क में नहीं जाएंगे, आप थोड़ा हाइब्रिड कैटेगरी में निवेश करेंगे। सो आपके गोल, आपका होराइजन जो है वो, आपका स्पेसिफिक उस टाइम पे रिस्क एपिटाइट कैसा है, मार्केट की कंडीशंस कैसी हैं। अगर मार्केट्स बहुत ज्यादा हाई हैं तो शायद आप एक साथ पैसा ना लगाना चाहें, वहां पे आप SIP को हटा के प्रोबेबली हम सिस्टमैटिक ट्रांसफर को यूज कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला, कैश फ्लोज आपके किस तरीके के हैं। सो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिन पे हम SIP वर्सेस लमसम का डिसीजन लेते हैं। बट इन द नटशेल, जो रिटर्न्स हैं वो हमारे डिसिप्लिन से ही बनते हैं और वो मार्केट में बने रहने से ही बनेंगे। और ये डिसिप्लिन पे भी बात जरूर होनी चाहिए, और इसीलिए पूजा मैं चाहूंगी कि आप बताएं जरा कि SIP डिसिप्लिन के 3 अगर गोल्डन रूल्स आपको बताने हो तो वो क्या होंगे? बिल्कुल, मेरे हिसाब से सबसे पहला और इम्पोर्टेंट ये रूल है जो हम बात कर रहे हैं कि लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म आपको होराइजन रखना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल के तौर पे समझो, अगर आप 10,000 की SIP कर रहे हैं, तो वो 5 साल में अगर 8 लाख रुपए के आसपास जमा करता है, 7 साल में अराउंड 13 लाख के आसपास जमा करता है, वो 15 साल में अराउंड 50 लाख के आसपास जमा करता है। यहाँ पे एक चीज समझनी है, जब उसको 7 साल लगे 13 लाख जमा करने को और 8 साल रुका, तो उसको 4 गुना ज्यादा रिटर्न मिला, अप्रोक्सीमेटली 50 लाख के आसपास। सो वो 7 साल का पीरियड को आपको क्रॉस करना बहुत जरूरी है। दूसरा, मेरे हिसाब से जैसे प्रबलीन जी भी बात करें कि SIP स्टॉप करने के जो रीजंस है ना, उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि हम क्यों स्टॉप करेंगे या क्यों निकलेंगे। भले मार्केट वोलेटिलिटी तो चलो एक है, उसमें हमने डाइवर्सिफाई की बात कर ली, लेकिन और क्या वजह हो सकती है? तो कंटिजेंसी फंड मेंटेन करें शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, कि आपको 7 साल के अंदर पैसा चाहिए, तो हम उसको कंटिजेंसी शॉर्ट टर्म जो भी फंड्स है उसमें पैसा रखते हैं। एंड एट द सेम टाइम कोई हेल्थ रिलेटेड कोई आपको इमरजेंसी आ गई, तो उसके लिए आपको एक अलग से फंड मेंटेन करना है, तो आप SIP को तोड़ेंगे नहीं। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात, हर एक SIP को जो आप आपके पोर्टफोलियो में रख रहे हैं, उसको एक एक गोल्स के साथ असाइन करें। लाइक ये SIP मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए, ये SIP मेरे को घर खरीदने के लिए, ये SIP मेरे रिटायरमेंट के लिए। तो जब वो SIP एक पर्टिकुलर गोल के साथ होगी ना, जब तक वो गोल नहीं आता ना, आप वो SIP तोड़ेंगे नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम बस SIP करना है करके कोई भी रैंडम अमाउंट से शुरुआत ना करें, बट उसको एक गोल के साथ आइडेंटिफाई करके उसको असाइन करें, ताकि आपको कभी भी उस गोल के लिए वो SIP तोड़ने का मन नहीं करेगा।
जी। बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट अब हम ये जानना चाहेंगे आपसे प्रॉब्लम कि लॉन्ग टर्म में निवेश अपना जारी रखे, क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है? और साथ में डेटा के जरिए हमें ये भी समझाइएगा कि अगर लंबे समय तक किसी ने निवेश किया होगा, मान लीजिए 25,000 उसने निवेश किया होगा, तो कितना फायदा उससे मिलेगा एक टाइम होराइजन में? जी, स्मिता, आई थिंक जो सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड्स है, जैसे शुरुआत में पूजा ने एग्ज़ाम्पल दिया कि हमने एक पेड़ लगाया, तो उसकी छाँव में बैठने का मौका और फल खाने का मौका हमें वक़्त के साथ ही मिलेगा। और एसआईपीज़ डेफ़िनिटली इक्विटी इन्वेस्टिंग, तो मेरे ख़्याल से उससे बेटर हमें एग्ज़ाम्पल नहीं मिल सकता कि हम इसको एक प्लांटिंग ट्री के साथ ही जोड़ के चलें। अगर हम कोई 25,000 की आज एसआईपी ले लें और हमने 5 साल से निवेश किया हो, तो हमने अपनी तरफ से करीबन 15 लाख रुपए लगाए और हम 5 साल में वहाँ से करीबन 20 लाख रुपए जमा कर सकते हैं 12% रिटर्न्स। मान लीजिए आपका थोड़ा और लंबे समय का आपके पास होराइज़न है, तो आप सेम जो 10,000 जो आप 25,000 लगा रहे हैं, आपने बेसिकली अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट किया 30 लैक्स का और आप वहाँ पे 56 लैक्स जमा कर लेंगे 10 इयर्स में। और अगर आपने सेम निवेश 20 साल तक कंटिन्यू किया, तो आपने अपनी तरफ से 60 लाख लगाया और आपने 2.3 करोड़ जमा कर लिया। और ये सारे बड़ी ही रियलिस्टिक रिटर्न एक्सपेक्टेशंस पे है स्मिता, 12% की। जो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो पहले 5 साल में जो हमें ग्रोथ मिली, यानी कि जो अगर हम इसको डिवाइड करें कि जो हमारा फाइनल अमाउंट था, उसमें हमारा कितना पैसा लगा और हमने ग्रोथ कितनी देखी है, जो हमने रिटर्न मिले हैं। तो जो पहले 5 साल में सिर्फ 26% ग्रोथ हमने देखी है, क्योंकि आपका खुद का 15 लाख लगा था और वो बना 20 लाख के करीब। बट जैसे ही ये 10 साल तक पहुंचता है, तब जो 46% है, वो हमें वहां पे ग्रोथ से पैसे की हमारा इजाफा हुआ है। और जैसे ही हमारा टाइम पीरियड और आगे बढ़ता है 20 साल, वहां पे हमें करीबन 74% यानी कि 74% की जो रकम है, परसेंट, वो हमारी ग्रोथ से आई है। वो आपका पैसा नहीं लगा हुआ है, आपने तो सिर्फ 60 लाख ही लगाए थे और आपको 2.3 करोड़ मिले हैं। तो स्मिता, इस लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग के प्रोसेस को समझना मेरे ख्याल से बहुत अहम है। और कैसा पैसा पैसे को खींचेगा और पैसा बनाता है, ये कंपाउंडिंग हमें बहुत अच्छे से सिखाती है। बट ये बिना निवेशक के डिसिप्लिन के और एक जिसको बोलते हैं फोकस्ड अप्रोच के, कि वो इधर उधर ना देख के, जिसकी हमने शुरुआत से बात की है, और एग्जिट ना करें अपने निवेश, उसके साथ ही ये संभव हो सकता है उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में। बिल्कुल। और ये जो आपको दिख रहा है फिलहाल स्क्रीन पर, ये जो नंबर्स, ये आपके हो सकते हैं अगर आपने उसी तरीके से निवेश किया जैसा आपने शुरुआत में सोचा था। क्योंकि अक्सर रिपोर्ट में ये भी कहा जाता है कि बहुत ही उत्साह में शुरू तो कर देते हैं, लेकिन बीच में ही उसे छोड़ देते हैं ज्यादातर निवेशक। प्रॉब्लीन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और पूजा, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और हम उम्मीद करेंगे कि आपने जो भी आज बताए हैं लोगों को, चाहे वो 7 साल के नियम हो या फिर कंपाउंडिंग का जादू, वो लोगों को आज जरूर याद रहे। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मनी गुरु के आज के इस शो में बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ।
प्रस्तुत करता पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। प्रायोजक SBI बेस्ट है, सबको पता है। अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड, मेन विद द कैप 9300 300 300। पतंजलि दंत का